चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हम पढ़ा रहे थे आपका यूनिट वन थियरी ऑफ स्ट्रक्चर, फिफ्थ सेमेस्टर का एक बेहतरीन सब्जेक्ट जिसको लेकर आगे बढ़े। और लगभग हम आपको बता दें कि आप अपना सिलेबस मिलाइएगा। हम फर्स्ट वीडियो में सिलेबस को डिस्कस किए हैं, और नहीं तो फिर आपका एसबीटी के सिलेबस तो पता ही होंगे, कहीं से ले लीजिए और उसको मिलाइएगा। आपका डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ना था, पहला टॉपिक यूनिट 1 का पहला टॉपिक। उसके बाद पढ़ना था आपका इसेंट्रिसिटी अबाउट वन प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पिछला वीडियो में हम कंप्लीट किए और दिखाएं सारी बातें, ठीक है। उसके बाद आपका ये टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं, उसका नाम है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट बेस। इसके बाद का जो टॉपिक है, हम लेक्चर 4 में जो वीडियो डाले हैं लेक्चर 4 में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। लेक्चर 4 को देखिएगा अच्छे से, ठीक है, उसमें ही सारा कहानी है। उसके बाद हम लेक्चर 5 में लेक्चर 4 को ही कंटिन्यू आगे किए हैं लेक्चर 5 में, ठीक है, जिसमें डेरिवेशन वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए डेरिवेशन को अलग पार्ट में ले गए हैं, बट वो है 4 का ही हिस्सा जो लेक्चर 5 है, ठीक है। तो दोनों को मिला करके एक जगह और आराम से नोट को लिखा कीजिए, दोनों को मिलाकर एक जगह आराम से नोट को लिखा कीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं एसपीटी में आएगा। स्टेट बोर्ड आपका जो है टेक्निकल एजुकेशन का, इसका हम अब आपको वादा भी किए हैं कि हम प्रीवियस ईयर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर जस के तस जैसा पूछा गया वैसे क्वेश्चंस को लाएंगे, और अपने ही कॉन्सेप्ट से आपका थियरी जो पढ़ाया जा रहा है उसे आंसर देने के लिए आपको सिखाएंगे। और सेम टू सेम आप किसी भी पब्लिकेशन के जो सिलेबस की बुक हैं उनसे मैच करा लीजिएगा, सेम टू सेम सिलेबस है आपका। बट डिफरेंस क्या है कि आप वहाँ पे समझ कुछ नहीं पाइएगा, यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपके माइंड में याद हो जाए चीज़ें, माइंड में क्या हो जाए, चीज़ें याद हो जाए। ये एक भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एसबीटी बार बार पूछते रहता है, ठीक है। और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट बेस, ये भी एक मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, अगर आप मेरा कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो आपको सब आइडिया पता है। हम जो पहली लेक्चर जब स्टार्ट किए थे, इसका तो याद होगा आपको कि इसेंट्रिसिटी आने के बाद बेस के पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ दिखाए थे कि अगर यहाँ से बराबर दबाएगा, आज हम कॉलम का व्यवस्था करेंगे प्रैक्टिकली दिखाने के लिए एक से एक, ठीक है। यहाँ से अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मिलता है, यानी कि सेंटर पे लोड लगता है, तो ये बराबर दबेगा, तो बेस के पास भी जो रेजिस्टेंस होंगे, बेस के पास भी सॉइल का जो रेजिस्टेंस आएगा वो भी बराबर आएगा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देना ही चाहिए फाउंडेशन को। फाउंडेशन के बेस सॉइल को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देगा, तभी हमारा फाउंडेशन एग्जिस्ट करेगा, तभी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी काम करेगा। ये हम पहले के लेक्चर में समझा चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि बेस के पास इसेंट्रिक लोड आता है तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाना सीखेंगे। और आपको बता दें कि एसबीटी ने आपको 2016 में पूछा है क्वेश्चन, कह रहा है कि इन द केस ऑफ इसेंट्रिक लोडेड मेंबर ड्रॉ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स व्हेन डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस, केस 1, केस 2 डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस, केस 2, केस 3 डायरेक्ट स्ट्रेस इज लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। आपको पता है आपको ये क्वेश्चन हम क्यों यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाने वाले थे वो इस टॉपिक से डायरेक्टली हर साल लगभग या अल्टरनेट साल में एक क्वेश्चन को उठाता है, और ये टॉपिक में एक तो इन्हें केस पढ़ना ही है। अब हम केस पढ़ा दे अलग से, या फिर उस टॉपिक के साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर लिखना सिखा दे। आपका बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे लैंग्वेज में भाषा लिखते हैं, लिखना सिखा दे, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। करना वही है, इसको हेडिंग दे करके फिर हम ऐसे पढ़ाते हैं पॉइंट वाइज करके, इसीलिए इसको क्या कर दिए, दिखा भी दिया आपको। वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 में पूछा, 18 में पूछा, 20 का हम देखे नहीं है, 19-20 का नहीं हम देखे हैं, आपका 21 में शायद एग्जाम है ना, हाँ, तो आते ही रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक पढ़ाएं और फिर बाद में क्वेश्चन कीजिएगा कि सर लिखना भी सिखा दीजिए, तो इसी को हम डिजाइन कर दिए हैं सब्जेक्ट, अपना आपका टॉपिक को ही डिजाइन कर दिए हैं आंसर वाइज, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इन 3 केस है। अब हालांकि आपको हम बताए थे पहले ही बताए थे कि भाई ये डायग्राम जो था इसमें इसेंट्रिक लोड आया था, एक्स एक्सिस के तरफ लोड को भगाया गया था, याद रखिएगा।
एक्स एक्सिस पर लोड को चलाए थे तो एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा था। एक्स कोऑर्डिनेट बदलता है तो लोड वाई एक्सिस से दूर भागता है। लोड वाई एक्सिस से दूर भागता है। जब लोड वाई एक्सिस से दूर भागता है तो वाई एक्सिस के वर्ड घुमाने का कोशिश करता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है। जस्ट ऐसे ही एक्स इधर से है, वाई इधर से है और जेड अंदर से ऊपर है, सेंट्रोइडल एक्सिस जी से शो किया। ठीक है, अगर हम एक्स के तरफ भागता है लोड, एक्स के तरफ, तो वाई के वर्ड घुमाना स्टार्ट करेगा। अब आपको पता करना हो कि भाई ये सेक्शन वाई के वर्ड कैसे घूमेगा, वाई के वर्ड कैसे घूमेगा सेक्शन। तो यहाँ पर एक एक्सिस वाई एक्सिस सेट कीजिए, वाई एक्सिस सेट कीजिए और इसको घूमने दीजिए। ठीक है, इसको घूमने दीजिए। देखिए घूम रहा है वाई एक्सिस के वर्ड, देखिए घूम रहा है वाई एक्सिस के वर्ड, वाई एक्सिस के वर्ड रोटेशन कर रहा है। देखिए ये वाई एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस है आपका, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है तो वाई एक्सिस के वर्ड हो रहा है। ठीक है, ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के रोटेट कराने के लिए लोड को वाई एक्सिस से दूर ले जाना पड़ेगा। देखिए दूर ले जाकर ढकेलते हैं तो इधर मुड़ता है ना, है ना, मुड़ता है ना। अगर यहाँ जड़ फिक्स रहता तो क्या होता है, फिर बेंड होता, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे बेंड होता। हम इसको नहीं देख सकते, इधर देखिए ना, देख रहे हैं। एक बात बताया गया था आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के ओर निकालना है उस एक्सिस से अगर मास को दूर रखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन को एग्जिस्ट करने वाला प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। ठीक है, देखिए आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाते हैं आपको हम कि इसको इस एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट देखिए वाई एक्सिस के अबाउट इसका लंबाई ज़्यादा है, यानी कि वाई एक्सिस से ज़्यादा दूरी पर मास फैले हैं। और आप जब मोड़ने का कोशिश कीजिएगा ना वाई एक्सिस के अबाउट तो मुड़ेगा नहीं जल्दी। देखिए ना, मोड़ने का हम कोशिश कर रहे हैं, इसको ऐसे मोड़ने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुड़ नहीं रहा है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा है। यानी कि मैटर्स जो हैं मास जो है ज़्यादा दूर पे हैं इस एक्सिस के अबाउट। इस एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस ऐसे है आपका, एक्स एक्सिस से ज़्यादा दूर पर मास नहीं है। अब एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा दूर पर मास नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम आएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा तो इसका रेजिस्ट करने का कैपेसिटी अगेंस्ट रोटेशन एक्स एक्सिस के कम है, तो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, आराम से बेंड करेगा। तो जब कॉलम बनाया जाता है तो देखिएगा आपको डेप्थ ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा देने से क्या होता है, कॉलम को मुड़ना किसके अबाउट है, ए वाला एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अगर ये वाई एक्सिस है तो उधर जेड चला गया, सुता दिए बीम, कॉलम को सुता दिए तो बीम बन गया, तो जेड उधर चला गया, एक्स आप वाई इधर हो गया और एक्स आपका ऐसे है। ठीक है, तो वाई इधर हो गया। अब इसके अबाउट मुड़ना है तो इसीलिए क्या करते हैं, लोड ऊपर से आएगा इससे, तो इसके अबाउट क्या करेगा, इसके अबाउट मोड़ने का कोशिश करेगा। यही से क्या करते हैं हम लोग कि ये इससे अबाउट मोड़ने का कोशिश करेगा, मतलब ऐसे ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा। इसलिए क्या करते हैं, इस एक्सिस से मास को दूर भेज देते हैं, तो डेप्थ ज़्यादा हो जाता है बीम का, तो बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। आप देखे हैं बिजली का खंभा देखे हैं, बिजली का खंभा, एक मिनट थोड़ा सा बात है। बिजली का खंभा देखिएगा आप, तो उसका कंक्रीट का बिजली का खंभा की बात कर रहे हैं, कंक्रीट का बिजली का खंभा एक तरफ से चौड़ाई ज़्यादा रहता है और एक तरफ से आपका कम रहता है, ऐसा रहता है बिजली का खंभा, कुछ ऐसा इस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है बिजली का खंभा। ठीक है, इस तरह से, यहाँ पे जड़ है इसमें। अब वायर कैसे पार करते हैं, देखिएगा जा करके, बिजली का खंभा वायर कैसे पार करते हैं, तार ऐसे पार करते हैं और चौड़ाई वाला किधर रखते हैं, तार ऐसे पार कर देते हैं और चौड़ाई वाला इधर रख देते हैं, इधर छोड़ देते हैं। ज़्यादा चौड़ा वाला ऐसे छोड़ देते हैं, बिजली का खंभा है ये बिजली का खंभा है, तो तार आपका ऐसे पार होता है। ऐसे कहाँ पार होता है जानते हैं, देखिए ऐसे क्यों नहीं बिजली का खंभा रखा गया, अगर इधर से लाइन आ रहा है, वायर आ रहा है, इधर से वायर आ रहा है, तो ऐसे काहे नहीं रखा गया, ऐसे क्यों रखा जाता है, ऐसे क्यों रखा जाता है, सो बताते हैं आपको थोड़ा सा। देखिएगा ऐसे रखने से होता क्या है, कि देखिए इधर भी वायर जाना है, उधर भी वायर जाना है, तो ए वायर जाके आगे जुड़ जाता है, दूसरा वायर आगे दूसरा पॉल से जुड़ते आगे चल जाता है और इधर वाला इधर चल जाता है। तो बिजली का खंभा को इधर गिरने से रोकने के लिए सपोर्ट है कौन, तार, कौन है, वायर इधर तो नहीं होने देगा, क्योंकि इधर की सब फिक्स पला ही हो गया। बिजली के खंभा को गिरने का डर है साइड से, इधर से,
जिधर से तार नहीं है उधर से, इधर तो तार से बंधा ही गया, फिक्स हो गया। इधर से गिरने का डर है, इधर से गिरने का डर है, मतलब जाल में फिक्स कर दिए हैं और इधर मुझे गिरने का डर है, तो उधर से मोड़ रहा है ना, उधर से मोड़ रहा है, तो कौन एक्सिस के अबाउट मोड़ रहा है? इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस से, इस जो सामने आपका एक्सिस जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोड़ रहा है। इस एक्सिस से क्या कीजिए कि माउस को दूर भेज दीजिए ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट बढ़ जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आने वाला बेंडिंग मोमेंट को वो ज़्यादा झेलेगा। इसलिए बिजली का खंभा में वायर अगर ऐसे लगा रहता है तो चौड़ाई इधर से ज़्यादा रहता है, क्योंकि इधर से गिरने का चांस ज़्यादा है, उधर से सपोर्ट नहीं है उसको, उधर से बेंड करेगा बीम को, उधर से बेंड करेगा कॉलम को, जो खंभा बना हुआ है उसको, तो उधर की ओर मूवमेंट ऑफ बेंड करेगा तो कौन एक्सिस के अबाउट घुमाएगा? कौन एक्सिस के अबाउट घुमाएगा? बेंड करेगा तो कौन एक्सिस के अबाउट घुमाएगा? इस एक्सिस के अबाउट घुमाने का कोशिश करेगा, बेंड करेगा इस एक्सिस से, तो इस एक्सिस से दूर भेज दीजिए मास को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो आपका रेजिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इसलिए बिजली का खंभा को वैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। बिजली का खंभा ही नहीं, बहुत सारे देखिएगा आप, पॉल्स स्टील के भी मेंबर वगैरह बनाए जाते हैं तो ऐसा ही बनाए जाते हैं, स्टील के भी मेंबर वगैरह बनाए जाते हैं तो ऐसा ही बनाए जाते हैं। जिधर से लोड ज़्यादा की जरूरत पड़ता है, जिस एक्सिस के अबाउट घूमने का बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आता है, उस एक्सिस से दूर भगा देते हैं मास को। अब सेक्शन उस स्थिति में चाहे जैसा भी बने, सेक्शन उस स्थिति में चाहे जैसा भी बने। फिर देखिएगा आप, जो स्टील के चेयर बने रहते हैं, स्टील के जो चेयर बने रहते हैं, स्टील के चेयर के जो खोल करके देखिएगा, अंदर से खोखला रहता है। क्या रहता है? अंदर से हॉलो रहता है, अंदर से हॉलो रहता है। ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ऐसा ही टाइम पास नहीं कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हॉलो सेक्शन दे देता है, ठीक है, हॉलो सेक्शन दे देता है, सर्कुलर हॉलो सेक्शन। सर्कुलर होलो सेक्शन आपको चेयर का क्या है? पैर है, चेयर का पैर, स्टील के चेयर का पैर सर्कुलर होलो सेक्शन होता है, सर्कुलर होलो सेक्शन होता है। अब चेयर का पैर जो है वो उस पर बैठिएगा तो मुड़ता है बेचारा, इधर से मुड़ेगा या इधर से मुड़ेगा या कहीं एक तरह से मुड़ेगा, तो कौन एक्सिस के अबाउट घूमेगा? सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट नहीं घूमेगा। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, ये चेयर का सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आगे न्यूमेरिकल के लिए, जुड़े रहिए। ये है सेंट्रोइडल एक्सिस, मान लीजिए यह है आपका चेयर का खंभा, यह है सेंट्रोइडल एक्सिस, यह है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस हो गया। अब देखिए आप बैठिएगा तो इसको इस सेंट्रोइडल एक्सिस के ओर इसको घूमना होगा तो कैसे घूमेगा जी? ऐसे 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 सेंट्रोइडल एक्सिस के ओर घूम रहा है। ठीक है, लेकिन आप बैठिएगा तो इसको ऐसे ऐसे घुमाइएगा, आप बैठिएगा तो उसके वजह से क्या होगा? ये ऐसे मुड़ेगा, ऐसे बेंड होगा, या तो ऐसे मुड़ जाएगा, या तो ऐसे मुड़ जाएगा, या तो ऐसे मुड़ जाएगा, या तो ऐसे मुड़ जाएगा। तो घूमेगा कौन एक्सिस के अबाउट? ऐसे 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 अबाउट। अगर ए मान लीजिए कि ये प्लेन था उसका, तो या तो ऐसे मुड़ जा रहा है, 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 जाने तने से मुड़ जा रहा है ये। ठीक है, लाइट कट गया, थोड़ा अंधेरा होगा, मैनेज कीजिएगा। देख लेते हैं लाइट है कि नहीं, तो फिर आप लोग को कहिएगा कि लाइटिंग का प्रॉब्लम है। तो लाइटिंग के प्रॉब्लम अगर दिखता है, आंख से दिखने पर है, तो वो आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो लाइटिंग का प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखता। ज़िंदगी में कष्ट करने से ही आदमी महान बनता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज कीजिएगा। मेरे पास भी हाई फैसिलिटी नहीं है अभी कि हम आपको प्रोवाइड कराएं, धीरे धीरे कर लेंगे, 2-4 दिन के अंदर में लेक्चर्स शूट करने के लिए। चलिए, ये आपका सर्कुलर है। ठीक है, तो सर्कुलर है तो देखिएगा, ए या तो ऐसे मुड़ेगा, सर्कुलर काट देगा, देखिएगा ये प्लेन था किसका? उसका चेयर का जो लेग था उसका सेक्शन है। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन देखिए, बैठने की वजह से हल्का बेंड होगा और ऐसे मुड़ेगा या ऐसे मुड़ेगा, या इसेंट्रिक लोड आएगा तो कंसेंट्रिक आएगा तो सीधा ये कॉम्प्रेस होगा, खड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसेंट्रिक से बचाना है, इसेंट्रिक से बेंड होकर चेयर का पैर टूटेगा। ठीक है, तो पता करना है कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है उसका। तो देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इधर मुड़ेगा तो ये, यानी कि जो एक्सिस है जिसके अबाउट इसको घूमना है वो एक्सिस इसी के प्लेन से कहीं ना कहीं से पार कर रहा है, इसी के प्लेन से कहीं ना कहीं से पार कर रहा है। देखिए ये है आपका इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी के प्लेन से किसी ना किसी प्लेन के अबाउट ये मुड़ेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पता हो गया तो हम लोग को क्या करना है कि पैसा तो भाई इतना मटेरियल में लगना ही है। अगर आप इतना बड़ा सेक्शन सॉलिड बनाते हैं तो भी उतना ही पैसा लगता है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि पैसा तो जब लग ही गया है तो क्या करते हैं कि सेंटर से कुछ रेडियस काट के जो बीच में मास है जो कम दूरी पर है
जो कम दूरी पर है, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिल रहा है हमको, पैसा तो लग ही गया है, पैसा लग गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम दे रहा था। क्या करते हैं, बीच सेक्शन में से काट लेते हैं, इसको काट के क्या करते हैं, वही को किनारे ले जाके जोड़ देते हैं, लगा देते हैं। पैसा सेम है, बस तरीका बदल रहे हैं। क्या करते हैं, काट लेते हैं और दूर ले जाके जोड़ देते हैं, दूर कर देते हैं। इस एक्सिस से क्या कर देते हैं, एक्सिस से, अब क्या हो गया, एक्सिस से मास दूर हो गया, दूर हो गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। इसीलिए इसे जब भी देखिएगा आप कहीं भी स्टील के मेंबर वगैरह बने रहते हैं, स्टील के मेंबर वगैरह ज़्यादातर जब यूज होते हैं तो वो हॉलो बनाए जाते हैं, हॉलो बनाए जाते हैं, कंप्रेशन लोड लेने वाले हॉलो बनाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हॉलो बनाए जाते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल के हमको बेस तैयार करना है। न्यूमेरिकल पर इंटर करने वाले हैं, 2 लेक्चर बाद खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर के लिए, खास करके फर्स्ट चैप्टर एंड डिफ्लेक्शन बहुत ही मार्किंग चैप्टर है आपका। 16 या कुछ नंबर का आता है अकेले ये, ठीक है। तो ये आपको हम समझा रहे थे कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है। आपका इस टॉपिक में यही 3 कंडीशन हम ऐसे आपको पढ़ा दें या फिर आंसर दे करके पढ़ा दें, एक ही बात है। तो आपका टॉपिक समझिए कंप्लीट हो रहा है, साथ साथ आपका एक बेहतरीन VVI क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है साथ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है जी, आपके सामने है, आपको करवाए थे ना, दिखाए थे ना कि यहाँ पर दिखा गया था कि यहाँ पर आपका कॉम्प्रेशन डायरेक्ट कॉम्प्रेशन को सिग्मा सी से दिखाते हैं, और कॉम्प्रेशन बेंडिंग दोनों इस फेस पर आ रहा है। तो बताए थे कि ये फेस सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेशन में जाएगा, और इधर एगो कॉम्प्रेशन है इस फेस पर, फेस AD पर, एगो सिग्मा सी है और दूसरा सिग्मा बी है। टेंशन को हमने पॉजिटिव साइन से माना है अपना पढ़ाई में, कोई बुक दूसरे साइन से भी मान सकता है, उसको अपना मान दीजिए, साइन मानने से कोई दिक्कत नहीं होता है, एक बार मान लीजिए उसी के साथ चलते रहिए, लेकिन तब नहीं ना कि एक ही प्रॉब्लम में एक स्टेप में साइन दूसरा था, दूसरा स्टेप में साइन ने बदल दे, एक ही प्रॉब्लम है तो आप गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव, ये फेस इंपॉर्टेंट है आपका। जो यूनिट 1 का जितना भी कॉन्सेप्ट अब बचा हुआ है, जितना भी टॉपिक बचा हुआ है, बस इस फेस का कहानी है। इस फेस का कहानी में एक ये भी टॉपिक है आपका, एक ये भी टॉपिक है आपका। कब, जब डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा हो, डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा हो, बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल है और डायरेक्ट स्ट्रेस कॉम्प्रेसिव है। डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा हो, डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस से बड़ा हो तो क्या होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या आएगा आपका, रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या आ गया, कॉम्प्रेसिव आ गया इस फेस पर। उस फेस का टेंशन नहीं है, उस पर तो हर हाल में मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव फोर्स आना है, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आना है, तो उसको छोड़िए, उसका टेंशन नहीं है। टेंशन इसका है कि ये फेस आपका टेंशन में जा सकता है तो क्रैक हो सकता है, तो इसी को बचाना है। और आगे जो टॉपिक पढ़ने हैं कि जीरो टेंशन कंडीशन, कोर ऑफ सेक्शन, यही 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। कोर ऑफ सेक्शन, मिडिल क्वार्टर रूल, ये सब के सब इस फेस की कहानियाँ हैं, इस फेस की कहानियाँ हैं, ठीक है। जहाँ इस लोड को इधर उधर भगाते हैं जी, जितना दूर तक जाते जाते इस पर टेंशन जीरो हो जाता है, वो कहते हैं जीरो टेंशन कंडीशन। आगे टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। जीरो टेंशन कंडीशन में हम लोग पता करेंगे कि ई का वैल्यू क्या होना चाहिए इस फोर्स के लिए, कि कितना दूरी होना चाहिए इसेंट्रिसिटी का कि इस पर टेंशन जीरो हो जाए। अगला टॉपिक, फिर टेंशन जीरो करके चारों तरफ से बाउंड्री लेंथ पता करते हैं फोर्स का, कि उस एरिया के अंदर में अगर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर टेंशन जीरो आएगा या तो कॉम्प्रेसिव फोर्स आएगा, टेंशन नहीं आएगा, टेंसाइल नहीं आएगा। तो वो रीजन जिसके अंदर में फोर्स घूमते रहेगा, लगते रहेगा, उस रीजन को बोलते हैं आपका कोर ऑफ सेक्शन। कोर ऑफ सेक्शन है। 2 टॉपिक बस खत्म हो जाएंगे, सब्जेक्ट ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका। फिर हम लोग डिफरेंट लोडिंग के कंडीशन के कारण जो एप्लीकेशन करेंगे न्यूमेरिकल पर, और न्यूमेरिकल के साथ आपका इस चैप्टर का एंड होगा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपका यहाँ से मैच करेगा, तो ये बराबर हो जाएगा तो जीरो, ज़्यादा हो जाएगा तो कॉम्प्रेसिव, बराबर हो जाएगा तो जीरो, और डायरेक्ट स्ट्रेस अगर बेंडिंग स्ट्रेस से कम हो गया तो सबसे खतरनाक जो टेंशन में क्रैक करेगा कॉलम, ठीक है। और ये तीनों सिचुएशन में आपको बार बार पूछता है कि बेस पर डायग्राम बनाइए, प्रेशर डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम। तो बेस पर कैसा बनेगा, जैसा ऊपर से ऊ देगा तैसे बेस पर ही बनाएगा। बेस पर ज़्यादा कॉम्प्रेसिव एने है तो ज़्यादा कॉम्प्रेसिव लगता हुआ स्ट्रेस डायग्राम इधर बनेगा। बेस पर अगर ये वाला केस रहेगा तो ये नू कॉम्प्रेसिव, ये वाला केस रहेगा, फर्स्ट वाला केस रहेगा तो रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव वाला तो ये नू कॉम्प्रेसिव रहेगा, ये नू कॉम्प्रेसिव रहेगा, लेकिन इन्हें बड़ा रहेगा, इन्हें छोटा रहेगा, क्योंकि और कुछ घटा दिया है। दोनों बराबर रहेगा तो यहाँ कॉम्प्रेसिव जीरो, क्योंकि टेंशन जीरो, जीरो टेंशन कंडीशन, यहाँ जीरो, इधर कॉम्प्रेसिव, ऐसा डायग्राम बनेगा ट्रायंगल टाइप। फिर दोनों अगर
डायरेक्ट वाला कम रहेगा, बेंडिंग वाला ज़्यादा रहेगा, तो इधर आ जाएगा आपको टेंसाइल और उधर कॉम्प्रेसिव, उलट जाएगा डेंजर केस। यही तीनों कॉन्सेप्ट है और पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी आप भाषा में देख लीजिए ए डायग्राम भाषा कैसे देना है। पहले क्या कीजिएगा कि लेट द इसेंट्रिक लोड px इसलिए कह रहे हैं कि इसेंट्रिसिटी हम y से दे रहे हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ हम कहाँ से दे रहे हैं, y से दे रहे हैं, ठीक है। तो y से दे रहे हैं, केवल y से दे रहे हैं, x से दूर नहीं भगा रहे हैं, केवल y से दूर भगा रहे हैं, तो y के अबाउट घूमेगा, ठीक है। तो इस लोड को हम लोग शो करते हैं px से, क्योंकि ये x पर चल रहा है और y से दूर भाग रहा है, ठीक है। तो px माने है एक्ट ऑन द सेक्शन ABCD एट E, पॉइंट E पर लग रहा है px लोड विथ द हैविंग इसेंट्रिसिटी E कर लीजिएगा, इसेंट्रिसिटी ex with the having eccentricity ex, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कीजिएगा आप, इस भाषा के लिए आप डायग्राम बना दीजिएगा, तीनों डायग्राम बना दीजिएगा। ये डायरेक्ट का है, ये देखिए एक फोर्स जो लगता है इसेंट्रिक कंडीशन में, उसके लिए उसका इफेक्ट जो है दो सुपरपोजिशन के कंडीशन में तोड़कर स्टडी करते हैं, कैसे? इसके कारण जो डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव लोड आ रहा है उसको सेंट्रॉइड G पर लगा करके अलग से इफेक्ट देख लेते हैं P के कारण, और इसी के कारण जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ है वो बेंडिंग मोमेंट को केवल अलग से स्टडी करते हैं यहाँ लगा करके Y के अबाउट जनरेट हुआ है बेंडिंग मोमेंट, इसलिए My, ठीक है। My कितना होता है आपको, px इंटू EX, Y के अबाउट जब घूमता है तो लोड X के तरफ भागा इसलिए px, और x कोऑर्डिनेट बदला है इसलिए ex, px इंटू EX, ठीक है। भाषा के रूप में देना है आपको, तो ड्यू टू द इसेंट्रिक लोड बेंडिंग मोमेंट My डेवलप एट द सेंट्रॉइड G इज इक्वल टू कितना बेंडिंग मोमेंट My जनरेट होगा ना, देखना होगा आपको कि Mx जनरेट होगा कि My जनरेट होगा। आपको बहुत पहले से सिखाया जा रहा है, बार बार लेक्चर पीछे देखिए, Mx जनरेट होगा कि My जनरेट होगा, और कितना हो जाएगा px इंटू EX, ठीक है। अब देखिए आप कन्वेंशनल क्वेश्चन लिख रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो जो माइंड इसमें जो जैसे कि झलक दिखला दीजिए, डायग्राम झकास बना दीजिए, फिर आपको जो इसके बारे में मेन मेजर पॉइंट है उसको पॉइंट करके लिखिए। जैसे कि हम जानते हैं कि इसेंट्रिक लोड की वजह से इस फेस में ज़्यादा कॉम्प्रेशन आता है, इसमें ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस कंडीशन है, मिनिमम स्ट्रेस कंडीशन का आता है। इसके बारे में पॉइंट करके बना दीजिए कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट कॉर्नर B एंड C आर क्लोजर टू द इसेंट्रिक लोड px, इसेंट्रिक लोड px के पास है कॉर्नर B एंड C, हेंस द मैक्सिमम स्ट्रेस विल डेवलप एट द फेस BC, हेंस द मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप एट द फेस BC, ऐसे लिखिए। और नहीं तो आपको समझ में आया है कि मैक्सिमम स्ट्रेस BC पर ज़्यादा है, तो इसको अपने भाषा में ही आप ले सकते हैं, जैसे लिखने का मन हो भाषा बना करके लिखिए, ठीक है। और मिनिमम स्ट्रेस के लिए भी एक पॉइंट बना दिए, नाउ हियर इट इज क्लियर दैट कॉर्नर A एंड D अवे फ्रॉम द इसेंट्रिक लोड px, हेंस द मिनिमम स्ट्रेस विल डेवलप ऑन द फेस AD। हम 2 पॉइंट बना दिए, पेज और भर गया, और पॉइंट उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। और अपने से जो भी पॉइंट इतने दिन में आप समझे हैं उसको मैं सही मैं अपने से अपना लैंग्वेज में बना करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, इसको मैं पॉइंट आउट करना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसी अभी को आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ क्वेश्चन है, आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक आइए, और इसके बाद आगे क्या लिखेंगे इसी आंसर में वो हम आगे बताते हैं आपको, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। एक ही आंसर में लिखना है, इसी में सब में आंसर देना है। चलिए हमने जहाँ तक आंसर में लिखा था उसके बाद आगे आपको, इसके बाद आगे आपको यहाँ से लिखना है, हमने जो आंसर में पीछे लिखा उसके बाद आगे आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ लिखना है, उसके बाद फिर ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे चलना है, ठीक है। ए डायग्राम पहले का ही है, बट इसमें हम 2 चीज़ें बताएंगे आपको, या तो आप ए डायग्राम से, आप टाइम आपके पास एग्जाम हॉल में कम है तो आप ए डायग्राम से काम चला सकते हैं, नहीं तो फिर आप ए डायग्राम दोबारा से ऐसे बना सकते हैं, हर एक केस के लिए अलग अलग, ठीक है। आप एक एक्सिस पे लेवल पे दिखा देते हैं, कहीं पर भी एक्सिस पर आप दिखा सकते हैं स्ट्रेसेस को, तो यहाँ पर हम एक एक्सिस सेलेक्ट किए हैं नीचे, अभी हम इस बार हम बेस पर दिखाएंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सिस ले लेने के बाद आप कहीं पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इस बार हम बेस पर दिखा रहे हैं, ठीक है, बीच में पहले दिखा दिया करते थे ताकि आपको क्लियरेंस पूरा रहे, बट हम इसको बेस पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर लिया था कि CD फेस पर
ये वाला BC फेज पर मैक्सिमम आता है, AD फेज पर मिनिमम आता है। अब उसके लिए हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन बना लेते हैं। हेंस देखिए जहाँ तक लिखे हैं उसके आगे यहाँ से लिखिएगा, हेंस रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन फेस BC will be maximum, BC will be maximum। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो जाएगा, देखने की चीज़ें हैं। BC पर देखना है मैक्सिमम स्ट्रेस, BC पॉइंट यहाँ आपका BC, डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन। कंप्रेशन साइन को हम निगेटिव से दिखा रहे हैं, कंप्रेसिव साइन को हम निगेटिव से दिखा रहे हैं। तो डायरेक्ट कंप्रेशन कंप्रेसिव साइन को हम निगेटिव से दिखा रहे हैं, टेंशन को पॉजिटिव से दिखा रहे हैं। कंप्रेशन को डायग्राम वाइज नीचे दिखा रहे हैं और टेंशन को डायग्राम वाइज ऊपर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपका हमारा साइन कन्वेंशन है, भुलाइएगा नहीं उसको। चलिए यहाँ पर आपका हो गया सिग्मा मैक्स ऑन BC फेस पर कितना हो जाएगा जी, देखिएगा डायरेक्ट कंप्रेशन तो निगेटिव है, प्लस है बेंडिंग कंप्रेशन भी निगेटिव है। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस भी कंप्रेसिव है इसलिए निगेटिव है। तो निगेटिव दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव ही रहेगा। निगेटिव यहाँ पे आपका साइन का इंडिकेशन खाली है केवल कि कंप्रेशन है कि टेंशन है, ठीक है, कंप्रेशन है कि टेंशन है। तो यहाँ से आपका एक करके हम दिखाते हैं फार्मूला रख करके। डायरेक्ट कंप्रेशन P/A होता है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फोर्स का सेंट्रॉइड पर लगाने से, इसीलिए डायरेक्टली एरिया से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो P/A और M/Z हम बताए थे बेंडिंग के कारण। Z यहाँ पर सेक्शन मॉडुलस है, वो पिछले वीडियो में आपको बड़ी अच्छे से बताया गया है। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे निगेटिव जो है केवल शो कर रहा है कॉम्प्रेसिव नेचर, मैग्नीट्यूड आपका इतना है और निगेटिव शो करता है केवल कॉम्प्रेसिव नेचर को, ठीक है। तो ओवरऑल पूरा कॉम्प्रेसिव आएगा BC फेस पर इतना, ठीक है। चलिए BC फेस पर डायग्राम के तो कोई टेंशन नहीं है, BC फेस के पास के डायग्राम को कोई टेंशन नहीं, हमेशा नीचे ही जाएगा, वो कॉम्प्रेसिव रहेगा। दिक्कत होता है आपका मिनिमम स्ट्रेस वाला में, वहाँ के बाद यहाँ आएंगे एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द AD विल बी मिनिमम सिग्मा मिनिमम कितना हो जाएगा, से देखते हैं। इस फेस पर मिनिमम है तो इस फेस पर क्या देखिए ना, यहाँ पर तो माइनस में है, यहाँ पर तो माइनस में है डायरेक्ट कंप्रेशन, माइनस में है डायरेक्ट कंप्रेशन तो माइनस में रहेगा। बट यहाँ पर क्या है ना कि बेंडिंग जो है, बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो टेंसाइल है, टेंसाइल को हम लोग साइन में लिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। अगर ओवरऑल निगेटिव आया तो इस फेस पर भी कंप्रेशन रहेगा, इस फेस पर भी कंप्रेशन रहेगा। ओवरऑल निगेटिव आया तो इस फेस पर भी कंप्रेशन रहेगा। और अच्छी बात है, बीम आपका कॉलम आपका कंक्रीट का है तो कंप्रेसिव रहना सेफ बात है, टेंशन नहीं आना चाहिए, टेंशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब अलग अलग केस में अलग अलग रिजल्ट यहाँ पे आएंगे इस फेस पे। तो उस फेस का तो आप माइंड में बैठा लीजिएगा, क्लियर है कि कंप्रेशन ही रहना और सबसे ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। इस फेस के अकॉर्डिंग आपका 3 केस बनता है कि 3 केस आप खुद बना सकते हैं। अगर ये कंप्रेशन है और ये टेंशन है तो कंप्रेशन टेंशन से ज़्यादा तो ओवरऑल कंप्रेशन टेंशन के बराबर। सेकंड केस कंप्रेशन टेंशन के बराबर तो ओवरऑल 0 इस फेस पर, 0 टेंशन सिचुएशन पढ़ना है आपका, ठीक है। और कोर ऑफ सेक्शन, कर्व ऑफ सेक्शन सब इसी कंडीशन से बनेगा, सब इसी कंडीशन से। अगर ये दोनों बराबर आपस में हो गए तो 0। उसी सिचुएशन में 2 टॉपिक आगे का पढ़ना बचा हुआ है आपको इस चैप्टर में, 0 टेंशन एंड कर्व या कोर ऑफ सेक्शन, ठीक है। तो यहीं से उसको पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट सभी है। डायरेक्ट स्ट्रेस पहला केस लेकर के चलते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस ये वाला अगर इससे बड़ा हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेस ग्रेटर देन केस 1 लेके चलते हैं, ठीक है। केस 1 डायरेक्ट स्ट्रेस ग्रेटर देन बेंडिंग स्ट्रेस, यानी कि सिग्मा सी ग्रेटर देन सिग्मा बी। सिग्मा सी निगेटिव है, निगेटिव वाला बड़ा है पॉजिटिव वाला से, तो ओवरऑल क्या आएगा निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव। देखिएगा दोनों फेस पर चेक कर लेते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन BC पर तो निगेटिव आना ही है, तो ओवरऑल कॉम्प्रेसिव, ठीक है। मिनिमम स्ट्रेस ऑन AD पर इतना फार्मूला होता है, तो ओवरऑल क्या आना है इसको, ओवरऑल क्या आना है निगेटिव, क्योंकि निगेटिव वाला बड़ा है, निगेटिव वाला बड़ा है, निगेटिव वाला है बड़ा है आपका, ठीक है। तो ओवरऑल आना है निगेटिव और निगेटिव आना है तो आपका फेस AD पर भी आएगा कॉम्प्रेसिव। बहुत सेफ कंडीशन है, अगर दोनों पर कॉम्प्रेशन है तो कंक्रीट कॉम्प्रेशन लेने के लिए तो अवेलेबल है, वो तो तगड़ा है कॉम्प्रेशन में। तब अब डायग्राम कैसे शो करेंगे, डायग्राम शो करने का कन्वेंशनल तरीका है आपका, मेन तरीका है आपका यहाँ पे देखिए। ये हमने एक्सिस सेलेक्ट किया, ये वाला एक्सिस, किसी भी एक्सिस पर, यहाँ भी एक्सिस सेलेक्ट करके आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन अपना मन के ऊपर होता है एक्सिस सेलेक्ट करना। हमने एक्सिस सेलेक्ट किया बेस के पास, तो बेस के पास कंप्रेशन इस सेंट्रॉइड के पास वाला लोड से बताया था आपको कि 2 पार्ट में बांट के स्टडी करते हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट हम यहाँ शो करेंगे आपकी डायग्राम वाइज ग्राफिकली। तो डायरेक्ट कंप्रेशन ऐसे हुआ,
बेंडिंग कॉम्प्रेशन ऐसे हुआ। अब यहाँ पर फेस, दिस फेस पर, फेस BC पर, BC पर रिजल्ट पता करेंगे, BC पर रिजल्ट पता करेंगे डायरेक्टली। BC पर ओवरऑल कॉम्प्रेसिव है तो कॉम्प्रेसिव बना लिए, ठीक है। और आप पता करेंगे AD पर भी ओवरऑल आपका इस केस में कॉम्प्रेसिव आया है, लेकिन रिजल्टेंट वैल्यू छोटा आएगा क्योंकि और कुछ घट रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट छोटा है, ठीक है। इन दोनों को बना लेंगे और डायरेक्टली फिर इसको यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे और बीच में ऐसे ऐसे कर देंगे, बन जाएगा आपका केस 1 का बेस के पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। बेस के पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसा है जी, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है बेस के पास, सॉइल को लोड यूनिफॉर्मली नहीं मिला है, तो रिक्सी केस है ये भी सॉइल के लिए, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको यूनिफॉर्मली दें। ऐसा हम लोग इसेंट्रिसिटी सेलेक्ट करते हैं, फोर्स का एरिया जोन ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि लगभग इसको यूनिफॉर्मली दे, ठीक है। फिलहाल केस 1 का हो गया। अगर केस 2 का करना रहेगा तो इसी में बदल सकते हैं हम लोग डायग्राम का सिचुएशन। केस 2 का करना रहेगा तो हम लोग डायग्राम का सिचुएशन बदल सकते हैं। क्या करेंगे केस 2 में आपका, अब इतना एक में करके दिखा दिएगा तो इतना बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर बेंडिंग के बराबर रहेगा तब क्या होगा, डायरेक्ट अगर बेंडिंग के बराबर रहेगा तब केस 2 डायरेक्ट अगर बेंडिंग के बराबर रहेगा तब, डायरेक्ट बेंडिंग के बराबर रहेगा तब मैक्सिमम, डायरेक्ट अगर बेंडिंग के बराबर रहेगा तब, दोनों निगेटिव है, बराबर में हो जाएगा तो दुगना हो जाएगा जी, लेकिन रहेगा तो निगेटिव है। इसमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0, नो टेंशन या 0 टेंशन। आपका टॉपिक है अगला नो टेंशन या 0 टेंशन, यही केस है, 0 टेंशन, नो टेंशन या 0 टेंशन, ठीक है। अब इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम याद रखिएगा बात, जब एग्जाम हॉल में लिखते टाइम अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो वो बनाइए डिटेल में, और नहीं तो फिर आप सेक्शन बना दीजिएगा और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम डायरेक्ट फाइनल वाला शो कर दीजिएगा, ठीक है। फाइनल वाला शो कर दीजिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे आपका एक पॉइंट लिख दीजिएगा कि ये है आपका कंप्लीटली कॉम्प्रेसिव वेरी सेफ कंडीशन। सेफ कंडीशन इसलिए क्योंकि कंक्रीट कॉम्प्रेशन में मजबूत होता है, इसीलिए वेरी सेफ कंडीशन। अब रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऑन बेस, इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए एक दने 0 है, एक दने 0 है और एक दने क्या है, एक दने आपका कॉम्प्रेसिव है दुगना, दोनों जुड़ गया, सिग्मा सी। अब माइनस तो शो कर दिया डायग्राम से, तो निगेटिव नहीं लगाएंगे, सिग्मा सी प्लस सिग्मा बी, निगेटिव नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मैथमेटिकली जब डायग्राम से शो कर ही दे रहे हैं तो मैथमेटिकली शो करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम से शो कर ही दे रहे हैं तो मैथमेटिकली शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल यहाँ पे शो कर दीजिए कि पॉजिटिव इधर टेंशन वाला, निगेटिव आप लिए हैं कॉम्प्रेशन वाला को, ठीक है। डायग्राम से शो कर ही दिए तो एक ही से शो करना रहता है, या तो अलजेब्रिकली करिए, या तो अलजेब्रिकली डायग्राम वाइज कर दिए तो फिर आप मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, डायग्राम सब शो कर रहा है। यहाँ पर क्या है इस केस में जी, आपका इस केस में आपका इधर वाला 0 है, यहाँ से बनेगा डायग्राम आपका ऐसा, डायग्राम बनेगा ऐसा, ठीक है, यहाँ 0 यहाँ, ये स्पेशल केस है। इसी केस को लगा करके हम लोग इसेंट्रिसिटी का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इन सर्कुलर केस, रेक्टेंगुलर केस, और मैक्सिमम वैल्यू इसेंट्रिसिटी के अंदर में जो एरिया पड़ जाता है वो कहलाता है कोर ऑफ सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें भी दिखा सकते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में यहाँ पर वाला माइनस प्लस वाला क्या हो गया, माइनस प्लस यहाँ लगा दें दिखाने के लिए आपको, माइनस प्लस वाला आपस में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, इस केस में आपका यहाँ पर कैसा डायग्राम बन जाएगा, रिजल्टेंट डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा, यहाँ 0 और यहाँ आपका मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड केस के लिए। सेकंड केस, पहला केस उतार लीजिएगा वीडियो के पीछे जा करके, यहाँ से स्टार्ट करना था, ऐसे ऐसे आना था। अब सेकंड केस हम आगे बढ़ रहे हैं लेकर के, ठीक है। तो सेकंड केस आपका आगे चल रहा है, रिकॉर्डिंग वीडियो में ही हम लिख रहे हैं, सब डायरेक्टली लिख करके नहीं बना रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे पहले भी लिख करके बनाते हैं, टाइम वीडियो में कम आए इसीलिए, वैसा कुछ नहीं है, लिख करके भी पढ़ा सकते हैं डायरेक्टली। चलिए, सेकंड केस का ये हो गया आपका, केस 2 का ये हो गया। केस 3 बनाइए, केस 3 बनाने के लिए क्या करना है जी, डायरेक्ट
लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस लेस, ठीक है, लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस। देख लेते हैं, एक केस 1 वाला, केस 2 वाला आप लिख लीजिए, बना लीजिए कॉपी में रोक करके वीडियो, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये 2 वाला रोकने के लिए आपको पीछे भी जाना होगा, कहीं एक जगह साफ है तो रोक लीजिए। ए वाला केस था आपका पूरा बना हुआ है, वहाँ तक छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट स्ट्रेस लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, लेस देन हो गया। तो लेस देन रहने से क्या होगा, ये तो दोनों साइड निगेटिव ही है, तो ओवरऑल तो निगेटिव आएगा कॉम्प्रेशन, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेस लेस देन बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस इस पर क्या है, ज़्यादा है। पॉजिटिव से शो कर रहे हैं किसको, टेंशन को, कि यहाँ पर आ जाएगा ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा क्या आपका टेंशन, टेंशन। वो वाला केस में आप लिख लीजिएगा, इसके लिए लिख लीजिएगा, अभी हम कर रहे थे इसके लिए, ये भी आपका नो टेंशन लिखा हुआ ही है, कहीं ना कहीं आपका नो टेंशन लिखा हुआ था यहाँ पर, अभी नो टेंशन या पिछला केस में लिख लीजिएगा, इसको रोक, जीरो टेंशन सेफ कंडीशन है भी है जी, वेरी सेफ कंडीशन, ये भी है सेफ ही कंडीशन, वेरी सेफ है ये भी उसी तरह, क्योंकि अभी टेंशन आया नहीं है, ठीक है। लेकिन थर्ड केस के लिए, हम लोग थर्ड केस में चल रहे हैं ना, चेंज करते हुए, थर्ड केस के लिए टेंशन आएगा, एडी फेस पर टेंशन आएगा, और टेंशन आएगा तो टेंशन होगा कंक्रीट को, आप टेंशन आएगा तो टेंशन कंक्रीट को होगा। डायग्राम तो चल जाएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव को माने हैं हम ग्राफिकली टेंशन ऊपर के तरफ या पॉजिटिव, ठीक है। कंप्रेशन नीचे की तरफ या निगेटिव है, हमारा साइन कन्वेंशन है आप लोग का कॉपी का, एक साइन कन्वेंशन से कोई ही बुक लिखा जाता है, तो जो साइन कन्वेंशन को फॉलो करा उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उस बुक को समझिएगा, ठीक है, ना कि हमारा साइन कन्वेंशन से मिलाने लगिएगा। चलिए, आप कोई भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा आपको। यहाँ पर आपका हो गया टेंशन, तो टेंशन हो गया, तो फिर टेंशने में तो सब कुछ होता है, लोग मर जा रहा है टेंशन में, ठीक है। इधर तो रहेगा आपका कॉम्प्रेशन ही, इधर रहेगा आपका टेंशन। यहाँ पर एक पॉइंट मिला है जी, जहाँ पर ना टेंशन है ना कॉम्प्रेशन है, दिख रहा होगा आप लोग को, देख लेते हैं एक बार हम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को डायग्राम, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, कम भर चल जाएगा, पता नहीं पीछे दिखा कि नहीं दिखा, चलिएगा। यहाँ से आपका आ गया, यहाँ पर एक पॉइंट मिला आपको, जहाँ पर ना टेंशन है ना कॉम्प्रेशन है, यहाँ से जो एक्सिस पार होता है इसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस NA, यहाँ से जो एक्सिस पार होता है उसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। आगे आएगा न्यूट्रल एक्सिस का कहानी भी थोड़ा बहुत अगर होगा सिलेबस में तो। चलिए, यहाँ पे डायग्राम बन गया बेस, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, बेस आपका ऐसे होगा। ये तो आपका शॉर्ट में बनाना हो तो बना दीजिएगा, टाइम नहीं रहेगा तो। लॉन्ग में बनाना हो तो आप ऐसे डायग्राम बनाइएगा, पूरा खोलते हुए डिटेल में। अरे बाबा, यहाँ पे दिखा दीजिएगा तो यही सही रहेगा जी, ये तो केस है, सही रहेगा। बस आपका केस है आपका क्या कि उल्टा हो गया केस, ज़्यादा हो गया टेंशन, ज़्यादा हो गया तो आपका टेंशन ज़्यादा हो गया तो आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। यहाँ पर हम बता रहे थे कि ये कहलाता है आपका न्यूट्रल एक्सिस, जहाँ पर न टेंशन हो ना कॉम्प्रेशन हो, जिस एक्सिस के ये साइड में कॉम्प्रेशन हो और एक साइड में टेंशन हो तो वो कहलाता है आपका न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहलाता है? न्यूट्रल एक्सिस। चलिए, ये आपका फिर से डायग्राम बन गया। ये दोनों डायग्राम एक ही जैसा लग रहा होगा, बट इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस है। इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा रहेगा
क्योंकि इसका वाला घटाया है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम रहेगा। तो बनाते समय इसका देखिएगा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना लीजिएगा, इसको थोड़ा कम बड़ा बनाइएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट आज का। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए। अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। इसी तरह हम आगे आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बार बार आता है। इसी तरह सारे न्यूमेरिकल्स भी हम करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव का सेक्शन बने, सारा का सारा आपको बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन से ही करवाएंगे। और ये वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसका ध्यान में रखिएगा। आपका ज़्यादा नंबर का चैप्टर है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर आप लगातार वीडियो मेरा पढ़ रहे हैं तो लगभग आपका 90% आपका एक चैप्टर कमांड में आ गया कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल पर अप्लाई करना सीखना है। अप्लाई करना सीखना क्या है, सारा उसका बेस तैयार कर चुके हैं हम घुमा घुमा करके, अब बस वहाँ यूज करना सिखाना है, कैसे आई लिखेंगे, कैसे एम लिखेंगे। थैंक यू, चलिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ आगे भी।